ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है रेडियो काउंसलिंग श्रृंखला। दोस्तों, आज हम वनस्पति विज्ञान विषय पर कार्यक्रम लेकर हाजिर हुए हैं। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है प्रोकैरियोट्स, एल्गी और फंजाई। यह कार्यक्रम BSc प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर R.K. तिनगुरिया और डॉक्टर डॉली मेहलोत्रा। इनसे वार्तालाप करेंगी अंजलि शर्मा। कार्यक्रम का निर्देशन और संपादन किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम प्रोकैरियोट्स, एल्गी और फंजाई। श्रोताओं को अंजलि शर्मा का नमस्कार। प्रस्तुत है रेडियो काउंसलिंग प्रोग्राम के अंतर्गत भोज मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम BSc प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और आज हम चर्चा करेंगे BSc पार्ट 1 के यूनिट 1 प्रोकैरियोट और यूनिट 2 एल्गी एंड फंजाई के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर R.K. तिनगुरिया और डॉक्टर डॉली मल्होत्रा। श्रोताओं, क्योंकि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने 2 विषयों को सम्मिलित किया है, अतः हम इनकी चर्चा बारी बारी से करेंगे। डॉक्टर R.K. तिनगुरिया हमें जानकारी देंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में। हम बातचीत करेंगे एल्गी और फंजाई विषय पर डॉक्टर डॉली मल्होत्रा के साथ। तो डॉक्टर R.K. तिनगुरिया, डॉक्टर डॉली मल्होत्रा, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अब चूँकि आज हमारे पास 2 विषय हैं बातचीत करने के लिए, तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे प्रोकैरियोट्स विषय पर। तो डॉक्टर R.K. तिनगुरिया, आप हमें बताइए कि प्रोकैरियोट्स क्या है। देखिए, प्रोकैरियोट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है। 2 शब्दों से मिलकर बना है ये। प्रोटास, जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, अर्थात प्रारंभिक या प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ऐसे जीव जिनमें पूर्ण विकसित न्यूक्लियस का अभाव हो, अर्थात जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, न्यूक्लियोलस ना पाई जाता हो, इस प्रकार के जीव जो हैं वो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका सर्वथा अभाव होता है। प्रोकैरियोट्स में आनुवंशिक पदार्थ जो है वो DNA के एक बंद लूप के रूप में पाया जाता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है। इसमें एक क्रोमोसोम ही पाया जाता है, जबकि इसके विपरीत यूकैरियोट्स में 1 से अधिक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण क्रोमोसोम हमेशा साइटोप्लाज्म में उपस्थित एंजाइम के संपर्क में रहते हैं, इसलिए इनका म्यूटेशन रेट भी अधिक होता है। साथ ही साथ इसमें मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है, जो हमेशा डिप्लॉइड सेल में होता है, ये इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो मुख्य इसके प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। सेल वॉल इसकी काफी हेटेरोपॉलीमर कंपाउंड की बनी होती है और इसमें मीजोसोम्स स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। इस समूह के अंतर्गत हम बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीट्स तथा साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। ये सभी प्रोकैरियोट्स में आते हैं। हाँ, ये सारे प्रोकैरियोट्स में आते हैं। डॉक्टर साहब, इसके बाद आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए कि जीवाणु की मॉर्फोलॉजी, लोकोमोशन और पोषण ये किस तरह से होते हैं। बैक्टीरिया, जैसा आपने बताया, जिसको हम जीवाणु कहते हैं, ये काफी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं और मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ऐसे बैक्टीरिया जो आकार में गोल होते हैं, कोकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। इसमें यदि एक सेल मौजूद होती है तो सिंपल कोकाई बैक्टीरिया, माइक्रोकोकस कहते हैं इन्हें। यदि 2 गोलाकार बैक्टीरिया हों तो उन्हें डिप्लोकोकस कहा जाता है। 4 टेट्राकोकस, यदि
गोलाकार कोशिकाओं की एक चेन हो तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। और यदि ऐसी कई गोलाकार सेल एक ग्रुप में बंच में दिखाई दें अंगूर के गुच्छे के समान तो उसे स्टेफाइलोकोकस कहा जाता है। दूसरा प्रकार इसका है छड़ के आकार के बैक्टीरिया जिन्हें बैसिलस कहा जाता है। ये भी बैसिलाई दो होते हैं तो डिप्लोबैसिलाई या स्टेप्टोबैसिलाई एक चैन के रूप में होने की स्थिति में कहलाते हैं। तीसरा, ये जब सर्पिलाकार होते हैं तो इसे स्पाइरलम कहा जाता है। और चौथे प्रकार के बैक्टीरिया जब कामा के आकार के दिखाई दें तो उन्हें वाइब्रियो कहा जाता है। अच्छा। तो ये तो हुई मॉर्फोलॉजी की बात। फ्लैजेला जिसके द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं, मूव करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इनकी उपस्थिति के आधार पर बैक्टीरिया को हम अनेक ग्रुपों में बांट सकते हैं। जैसे यदि बैक्टीरिया के एक सिरे पर केवल एक ही फ्लैजेलम उपस्थित हो तो इसे हम मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। यदि एक ही सिरे पर बैक्टीरिया पर बहुत सारे फ्लैजेलम का गुच्छा लगा हो तो वह लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहलाता है। यदि बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर गुच्छों के रूप में बहुत सारे फ्लैजेलम निकले हों तो वह एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहलाता है। और बैक्टीरिया के शरीर पर यदि पूरी सरफेस से फ्लैजेला निकले हों तो वह पेरीट्राइकस कहलाता है। इसके विपरीत यदि एक भी फ्लैजेला ना हो तो वो एट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब तीसरी बात आपने न्यूट्रिशन की पूछी, तो न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया से तात्पर्य है कि वे बैक्टीरिया जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक तथा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। फोटोसिंथेसिस से तात्पर्य है कि इस प्रकार के बैक्टीरिया लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, प्लांट्स की तरह। केवल थोड़ा सा माइन्यूट अंतर होता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का डिसोसिएशन होता है वाटर का, यहाँ पर वाटर ना होकर हाइड्रोजन सल्फाइड या और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये अंतर है दोनों में, मतलब प्लांट्स में और माइक्रोबियल या बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में। तो इसमें पर्पल रेड बैक्टीरिया जिसका उदाहरण है क्रोमेटियम, या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिसका है क्लोरोस्यूडोमोनास, ये दो उदाहरण है बैक्टीरिया के जिनके द्वारा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया से तात्पर्य है कि इस प्रकार के बैक्टीरिया जो केमिकल कंपाउंड्स को ऑक्सीकृत करके एनर्जी प्राप्त करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये आयरन बैक्टीरिया जैसे फेरोबैसिलस फेरस कंपाउंड को फेरिक में कन्वर्ट करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया थायोथ्रिक या बैगियाटोआ जो हाइड्रोजन सल्फाइड या अन्य सल्फर युक्त कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया बैसिलस पेंटोट्रॉपस हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। मिथेनो बैक्टीरिया मीथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं। या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड का ऑक्सीकरण करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये सारे के सारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। तीसरा समूह है इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इस प्रकार के बैक्टीरिया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के उनसे कुछ लाभ लेते हैं और उसके बदले में कुछ उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जैसे राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधों में रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। ये दाल वाले पौधे जो मटर आप कह सकते हैं। तो मटर में उनकी जड़ों में छोटी छोटी गठाने पाई जाती हैं जिन्हें हम नोड्यूल्स बोलते हैं। उसके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया एनवायरमेंट से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं जो कि पौधे को प्रोवाइड करते हैं और बदले में इनसे फूड मटेरियल पौधे से प्राप्त करते हैं। तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। दूसरा प्रकार है हेटेरोट्रॉफिक जो दो प्रकार का होता है, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, ये कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ये दो प्रकार के हैं, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक वे बैक्टीरिया हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा पैरासाइटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, उनसे लेते ही हैं, बदले में कुछ देते नहीं हैं। तो ये न्यूट्रिशन की बात हुई बैक्टीरिया की। श्रोताओं, हम आपको पुनः बता दें कि आज हम बीएससी पार्ट 1 के यूनिट 1 प्रोकैरियोट्स और यूनिट 2 एल्गी एंड फंजाई विषय पर बातचीत कर रहे हैं। और प्रोकैरियोट्स के ऊपर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर आर.के. तेनगुरिया और एल्गी और फंजाई के विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर डॉली मल्होत्रा। हम इन दोनों से अलग अलग बातचीत करेंगे। इस समय हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर आर.के. तेनगुरिया से। और डॉक्टर तेनगुरिया, हम पुनः लौटते हैं अपनी बातचीत की ओर। ग्राम स्टेनिंग एक टर्म सुनी है, तो ये क्या है? ग्राम स्टेनिंग जो है बैक्टीरिया को स्टेन करने की एक मेथड होती है जिसे क्रिश्चियन ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। और इसके आधार पर हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। बैक्टीरिया को हम दो समूहों में बांट सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन दोनों की बैक्टीरिया की सेल वॉल में मुख्य अंतर होता है। तो इस स्टेनिंग प्रोसीजर में हम 4 स्टेप का उपयोग करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया का स्मीयर तैयार किया जाता है और क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन दिया जाता है। तो क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन जो है दोनों प्रकार की सेल स्टेन
लेती हैं, उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन से उसे ट्रीट किया जाता है स्मीयर बनाने के बाद और क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन डालने के बाद। तो यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन जो है क्रिस्टल वायलेट से मिलकर क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है तीसरी स्टेज में जब हम इस स्लाइड को लिपिड से अल्कोहल से ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छा। तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में अंतर होने के कारण यहाँ हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिखाई देता है जी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल जो है उसमें लिपिड कम मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पर सेल डिहाइड्रेटेड हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, और ये इसमें क्रिस्टल वायलेट का जो वायलेट कलर है वो बना हुआ रहता है। अच्छा। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड पोर्शन जो है काफी अधिक रहता है, और ये पूरा का पूरा जो है सेल से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिपिड जो है डिजॉल्व हो जाती है और इसकी पोरोसिटी बढ़ जाती है सेल वॉल में। इससे ये बड़े बड़े खाने बनने से ये सारे के सारा जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है ये बाहर निकल जाता है। इस स्थिति में बैक्टीरिया यदि हम माइक्रोस्कोप में देखें तो या तो रंगहीन दिखाई देंगे या फिर बैगनी कलर के दिखाई देंगे। तो जो बैगनी कलर के बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, और जो कलरलेस बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो इन कलरलेस बैक्टीरिया को फिर चूंकि हम देख नहीं सकते हैं तो इन्हें स्टेन करने के लिए फिर दूसरा सैफरेनिन स्टेन का उपयोग किया जाता है, जिसके आधार पर ये हमें गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। ये पूरी स्टेप जो है ये ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर कहलाती है, जिसके आधार पर हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। बैक्टीरिया में जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर तेनगुरिया, लगता है हमारे एक श्रोता का फोन कॉल है। हेलो। हाँ जी। हाँ, अपना नाम बताइए। मैं दीप्ति बोल रही हूँ, एमबीएम की स्टूडेंट। जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, मैं डॉक्टर सर से पूछना चाह रही थी जी कि जीवाणु में जनन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। अच्छा, चलिए, आपने अभी क्वेश्चन पूछा है और इसी पर हम विचार कर रहे थे। तो रिप्रोडक्शन की इसमें मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, जो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, दूसरा बडिंग के द्वारा होता है, और तीसरी प्रोसेस है सेगमेंटेशन के द्वारा। तो ये 3 तरीके हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तहत आते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स तथा कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्ट करता है। अब जो तीसरा प्रकार है रिप्रोडक्शन का, यहाँ चूंकि ये प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 तरीके से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1927 में न्यूमोनिया डिजीज को फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं न्यूमोकोकस, उसमें इसकी खोज की गई थी ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इसमें 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और इनके कैरेक्टर्स जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। दूसरा कॉन्जुगेशन, जिसे कि लेडरबर्ग और टाटम ने 1946 में ई कोलाई बैक्टीरिया में डिस्कवर किया था। तो इसमें 2 भिन्न स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर यूनिडायरेक्शनल होता है और एक ही बैक्टीरिया इसमें जेनेटिक पदार्थ का ट्रांसफर दूसरे को कर सकता है। तीसरा प्रकार इसका है ट्रांसडक्शन। इसमें 2 बैक्टीरिया के बीच जेनेटिक पदार्थ का स्थानांतरण बैक्टीरियोफेज की मदद से होता है। ऐसा स्थानांतरण जिसमें जेनेटिक पदार्थ किसी तीसरी एजेंसी के द्वारा स्थानांतरित हो वह ट्रांसडक्शन कहलाता है। इसकी खोज जिंडर तथा लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम नामक बैक्टीरिया में की थी 1952 में। डॉक्टर साहब, प्लाज्मिड या सेक्स फैक्टर की क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है रिकॉम्बिनेशन में। लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1952 में इसकी खोज जो है ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में की थी, जो कि कॉन्जुगेशन, जो कि रिकॉम्बिनेशन का एक प्रोसेस है, उसमें इन्वॉल्व होता है। और प्लाज्मिड्स जो हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होते हैं। बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अतिरिक्त क्रोमोसोम का एक टुकड़ा पाया जाता है जो डबल स्ट्रैंड होता है, क्लोज सर्कुलर डीएनए के रूप में होता है, जिसे हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये टोटल जेनेटिक मटेरियल का केवल 2% होता है। अच्छा। इसमें कुल 15 जीन्स पाए जाते हैं। इनमें से 8 जीन्स जो हैं वो सेक्स पिलाई बनाने के काम में आते हैं। अब इसकी उपस्थिति के आधार पर ही कॉन्जुगेशन में जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स होता है उसे हम डोनर बैक्टीरिया कहते हैं, अर्थात यह बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया को जीन्स ट्रांसफर कर सकता है। और जिस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड्स नहीं पाया जाता उसको हम रेसिपिएंट कहते हैं। तो हमेशा वही बैक्टीरिया जिसमें कि फर्टिलिटी फैक्टर या प्लाज्मिड या सेक्स फैक्टर भी इसको हम कहते हैं उपस्थित होगा, उसी बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक पदार्थ का ट्रांसफर हो सकता है। बैक्टीरिया या जीवाणु को हमारा मित्र और शत्रु भी कहा जाता है,
तो ऐसा क्यों कहा जाता है? जीवाणु को मित्र या शत्रु हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो जब लाभ प्राप्त होते हैं तो ये हमें मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। दूसरी ओर जब वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें शत्रु नजर आते हैं। तो ये क्या लाभ है और क्या नुकसान है, ये आप हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन बैक्टीरिया का डेयरी उद्योग में योगदान बताऊंगा। आम जीवन में आप डेली यूज करते हैं दूध से दही का बनना, पनीर, दूध, मक्खन। इसमें जो दूध में लैक्टोज शुगर होती है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया करता है। उसी की वजह से दूध जो है दही में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा अल्कोहल इंडस्ट्रीज में शुगर या मोलिसिस का फर्मेंटेशन ये एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो क्लास्ट्रीडियम होता है। तो इससे अल्कोहल का निर्माण होता है। सिरका जिसका हम आम जीवन में उपयोग करते हैं, इसको भी अल्कोहल से एस्टिक एसिड ये माइकोडर्मा एस्टाई द्वारा बनाया जाता है। फिर ब्यूटिल अल्कोहल और एसीटोन जिससे नेल पॉलिश वगैरह का भी निर्माण होता है। नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए जो है एसीटोन का हम उपयोग करते हैं। ये भी माइक्रोबियल ओरिजिन के होते हैं और ये क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटिलिकम नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा जूट और पटसन उद्योग में बैक्टीरिया महत्वपूर्ण है फाइबर को अलग अलग करने में। चाय तथा तंबाकू उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। उसमें एक स्पेसिफिक प्रकार का फ्लेवर, सुगंध जो आती है वो बैक्टीरिया की वजह से आती है। जी हाँ। लेदर इंडस्ट्रीज में आप जो चमड़े के सामान उपयोग कर रहे हैं वो ज्यों के त्यों तो प्लेन अपने मिलते नहीं है। पहले इस पे बैक्टीरियल एक्टिविटी कराई जाती है, डिकम्पोजिशन कराया जाता है लिपिड का, उसके बाद हमें ये चमड़े के सामान तैयार मिलते हैं। इसी तरह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में ये बैक्टीरिया उपयोगी साबित होते हैं। नाइट्रोसोमोनास बैक्टर या नाइट्रोबैक्टर नामक बैक्टीरिया है, या अमोनिया को सिंपल नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। या एरोबिक एजेटोबैक्टर या क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो जमीन में पाए जाते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। और एक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम, ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो ये तो हो गई फायदे की बात। अब यदि हम नुकसान को देखें तो जस्ट इसके अपोजिट देखें तो सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस भी करते हैं। अच्छा। तो बैसिलस डी नाइट्रिफिकेंस। अच्छा, ये नाइट्रिफिकेशन का जस्ट अपोजिट। जी हाँ, ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से नाइट्रोजन फ्री करके डायरेक्ट उसको एटमॉस्फेयर में वापस भेज देते हैं। तो ये सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस करने का काम। फूड स्पाइलेज, कई प्रकार के बैक्टीरिया जो हैं फूड स्पाइलेज में इन्वॉल्व होते हैं। कई प्रकार के एनिमल डिजीज जो हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, या प्लांट डिजीज जैसे एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो जैंथोमोनास मालवेसियरम के द्वारा होती है। जैंथोमोनास सिट्राई जो साइट्रस कैंकर, नींबू पे आपको जो ब्राउन पैचेस छोटे छोटे बिंदु नुमा दिखाई देते हैं वो एक प्रकार की बीमारी साइट्रस कैंकर कहलाती है और जो जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होती है। तो कई प्रकार के रोग हैं। ह्यूमन बीइंग में हम देखें तो ह्यूमन डिजीज जो है डिप्थीरिया नामक रोग कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा होता है। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। टेटनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। पेचिस साइजेला डिसेंट्री, कॉलरा वाइब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये सारे नुकसान होते हैं। तो इन नुकसानों के आधार पर हम इनको शत्रु मानते हैं। जी डॉक्टर साहब, बैक्टीरियोफेज क्या है और इसका क्या महत्व है? बैक्टीरियोफेज ये यूनानी वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। जी। बैक्टीरियन जिसका अर्थ होता है बैक्टीरिया और फेजियन जिसका अर्थ होता है भक्षण। अच्छा। इस प्रकार के वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। इसकी खोज ट्वार्ट और डी हेरेले नामक वैज्ञानिक ने 1915 में की थी। जी। तो वायरस भी कई प्रकार के होते हैं। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे बैक्टीरियोफेज कहलाएंगे। वे वायरस जो एक्टिनोमाइसीट्स पर अटैक करेंगे एक्टिनोफेज कहलाएंगे। या साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं उस पर अटैक करेंगे तो ये कहलाएंगे साइनोफेज कहलाएंगे। ईस्ट पर अटैक करेंगे तो जाइमोफेज कहलाते हैं। इनका महत्व बायोलॉजिकल कंट्रोल में सबसे ज्यादा होता है। जैसा कि आप वायरस के बारे में कह रहे हैं, तो एक बहुत कॉमन सी बात हमने सुनी है कि कुछ लोग कहते हैं कि वायरस लिविंग है, कुछ कहते हैं वायरस जो है वो नॉन लिविंग है। तो ये एक्चुअल में वायरस है क्या? वायरस को दोनों कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जीवित के भी लक्षण प्रदर्शित करते हैं और अजीवित के भी लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जैसे अजीवित के लक्षण आपको मैं बताऊं। डॉक्टर तेनगुरिया, हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। इस समय हमारे लिए फोन कॉल है। हेलो। हेलो। हाँ, अपना नाम बताइए। मैं शैली बोल रही हूँ। हाँ, भोज की स्टूडेंट हूँ जी। कि ये बायोटेक्नोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग ही क्यों करते हैं? बैक्टीरिया चूंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसका उपयोग इनकी कुछ विशेषताओं के कारण किया जाता है। सबसे पहले माइक्रोब्स रिक्वायर लेस स्पेस, बहुत कम स्थान पे हम इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2, इसको हम आसानी से कम जगह जैसे टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क में लैब कंडीशन पर
आसानी से इसको ग्रो किया जा सकता है या आइसोलेट किया जा सकता है। इसकी ग्रोथ काफी रैपिडली होती है, तेज होती है। इवन हर 20 मिनट में एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को जन्म दे सकता है। इसके अलावा दे आर आइडियल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फिनोमेना, ये भी एक रीजन है। और इनका माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म जो है वो हायर प्लांट्स के लगभग समान होता है। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण, और एक और खास वजह है कि चूंकि ये 20 मिनट में इसका रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो हम इसके लाइफ साइकिल की किसी भी स्टेज ग्रोथ पैटर्न को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। यदि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए तो हम इसको फिर से रिपीट कर पाएंगे। यदि इसकी जगह में, जैसा आपने कहा, हायर प्लांट्स क्यों नहीं लेते, यदि हम एक आम का पेड़ बोने जाएंगे तो कब बोएंगे, कब पेड़ उगेगा और उसमें फल कब लगेंगे, बरसों लग जाएंगे। जबकि हम इन प्रोकैरियोटिक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को 20 मिनट में हम अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर सकते हैं और उससे अपने रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ, ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जाते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया से भी हम कह सकते हैं या एक्टिनोमाइसीट्स से भी कह सकते हैं। एंटीबायोटिक्स वे केमिकल सब्सटेंसेज हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और जिनका उपयोग इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेज एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब बहुत संक्षिप्त में अब आप हमें वो बता दीजिए कि वायरसेस क्या हैं? चर्चा चल रही थी जीवित और अजीवित की। वायरस में रेस्पिरेशन नहीं होता, जो कि एक मुख्य लक्षण है जीवितों का। इसमें कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में ऑलरेडी हाई मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन के रूप में आइसोलेट किया जा चुका है, तो कोई जीवित चीज को तो हम क्रिस्टल के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। और दे कैन ग्रो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लिविंग होस्ट। अच्छा, इनका कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो ये जो करेक्टर हैं ये इसको अजीवित की श्रेणी में डालते हैं, जबकि लिविंग करेक्टर जो हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। आरएनए डीएनए पाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होती है और एनवायरनमेंट के प्रति ये रिस्पांस प्रदर्शित करते हैं। इसलिए तो इन आधार पर हम इसको लिविंग मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तेनगुरिया। और डॉक्टर डॉली मल्होत्रा, आपका स्वागत है हमारी चर्चा में। छात्रों, अभी हम चर्चा करेंगे एल्गी और फंजाई विषय पर, और इसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर डॉली मल्होत्रा। तो सबसे पहले आप हमारे स्टूडेंट्स को यही बताइए कि एल्गी और फंजाई हैं क्या? देखिए, एल्गी और फंजाई ये दोनों थैलोफाइटा के सदस्य हैं। तो इससे एक बात तो ये स्पष्ट हो ही जाती है कि इनमें थैलस के समान प्लांट बॉडी है। और थैलस के समान प्लांट बॉडी हम उसे कहते हैं जब जड़, तना और पत्ती में कोई विभाजन हम ना कर पाए। तो ये दोनों के ऊपर लागू होती है बात। लेकिन अब निश्चित रूप से दोनों में अंतर भी कुछ है। तो शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल से ही जुड़ी हुई दूसरी बात है कि क्योंकि क्लोरोफिल है तो अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं, इसलिए शैवाल स्वपोषी हैं, जबकि कवक जो है वो स्वपोषी ना होते हुए परपोषी हैं। और परपोषी में ये दो प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। या तो ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लें, तब हम इन्हें सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी कहते हैं, या ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहें तब हम इन्हें परजीवी कहते हैं। इसके साथ ही थैलस की रचना शैवाल में पेरेन्काइमेटस होती है, यानी मृदुतकीय जो टिश्यूज होते हैं उनकी बनी होती है। और कवक में, फंजाई में ऐसा नहीं होता। उन्हें हम ट्रू पेरेन्काइमा या सही पेरेन्काइमा नहीं मानते, उन्हें हम स्यूडो पेरेन्काइमा कहते हैं। इसके साथ ही शैवाल में अधिकतर जलीय पौधे होते हैं, जल में पाए जाते हैं, और कवक में स्थलीय होते हैं। और शैवाल, जैसा कि पहले भी चर्चा हुई कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो प्रकाश पसंद करता है अपनी वृद्धि के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, रहने के स्थान के लिए, और कवक को प्रकाश पसंद नहीं है। साथ में कोशिका भित्ति में भी दोनों के अंतर है। जो शैवाल है उनमें सेल्यूलोज की बनी हुई होती है कोशिका भित्ति, और कवक में फंगल सेल्यूलोज या काइटिन की। अच्छा, इसके साथ ही संचित भोजन में भी अंतर है। शैवाल में संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है, और कवक में ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉप्स के रूप में। अच्छा, जो स्पोर बनते हैं जिन्हें बीजाणु कहा जाता है, वो शैवाल में अक्सर ही देखने में आता है कि उनमें फ्लैजिला, या जिसे हम हिंदी में पक्ष्म कहते हैं, वो उसके युक्त होते हैं, उसके साथ लगे हुए होते हैं। और कवक में ज्यादातर में पक्ष्म युक्त नहीं होते। और प्रजनन की विधियों में भी थोड़ा सा अंतर है। और प्रजनन की विधियों के हिसाब से हम देखें तो हम ये पाते हैं कि शैवाल में जब हम ज्यादा इवॉल्व्ड या ज्यादा विकसित शैवाल को देखते हैं तो उसमें प्रजनन की क्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। जबकि इसके विपरीत कवक में ऐसा होता है कि जो हायर कवक हैं, जो कि विकसित ज्यादा हैं,
उनके अंदर लैंगिक प्रजनन बड़ा सरल हो जाता है। अच्छा, तो मोटे रूप से ये दोनों के अंतर बेसिक डिफरेंसेस रहते हैं। वॉल्वॉक्स की रोलिंग क्या है, मतलब ये अलग अलग क्यों होती है? वॉल्वॉक्स की रोलिंग तो अलग नहीं होती, लेकिन इसको रोलिंग एल्गा जरूर कहते हैं। तो रोलिंग एल्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि वॉल्वेयर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लुढ़कना। तो वॉल्वॉक्स कॉलोनी बनाकर रहता है और पानी में इसकी कॉलोनीज एक गेंद के समान लुढ़कती रहती हैं। अच्छा, इसलिए आम भाषा में, जी हाँ, आम भाषा में इसको रोलिंग एल्गा कहते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो काउंसलिंग प्रोग्राम के अंतर्गत भोज मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम। आज का हमारा कार्यक्रम बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें आज हम चर्चा कर रहे थे प्रोकैरियोट्स विषय पर, और अभी हम चर्चा कर रहे हैं एल्गी और फंजाई विषय पर। तो विषय की जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर डॉली मल्होत्रा। तो डॉक्टर डॉली मल्होत्रा, हम अपनी बातचीत को पुनः जारी करते हैं। जी, आप वॉल्वॉक्स की रोल के बारे में बता रहे थे। जी हाँ, मैंने बताया था कि उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, केवल क्योंकि वॉल्वेयर लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ लुढ़कना होता है और ये पानी में कॉलोनी के रूप में, गेंद के रूप में रहता है और लुढ़कता है, इसलिए इसे आम भाषा में रोलिंग एल्गा कह दिया जाता है। एप्लेनोस्पोर क्या होते हैं और इनका क्या कार्य होता है? एप्लानोस्पोर एक तरह के स्पोर होते हैं, यानी बीजाणु होते हैं, और ये ऐसे स्पोर होते हैं जिनमें चलने की शक्ति यानी पक्ष में या फ्लैजिला जिसकी वजह से लोकोमोशन होता है वो नहीं पाया जाता। अच्छा। इनको एप्लानोस्पोर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्लेनो शब्द का अर्थ होता है चलना। एप्लेनो से ये है कि ये चल नहीं पाते हैं और ये अधिकतर पानी की कमी में बनते हैं, यानी जब एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ थोड़ी इनके, जी हाँ, अनुरूप नहीं होती, अनुकूल नहीं होती, तब ये बनते हैं। और जब परिस्थितियां फिर से इनके अनुरूप अनुकूल हो जाती हैं तो ये अंकुरित हो जाते हैं। कैप्सूल्स क्या होते हैं और ये क्यों बनते हैं? कैप्सूल्स ऊडोगोनियम की एक विशेषता है। अच्छा। ऊडोगोनियम एक तंतुवत एल्गा है और इसमें विभाजन के पश्चात तंतु लंबाई में बढ़ता है। अच्छा। और ये अशाखित तंतु होता है। तो नई कोशिका पर जब पुरानी कोशिका भित्ति के अवशेष बचे रह जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये कैप्सूल है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कोशिका के ऊपर वो एक टोपी के समान, कैप के समान चढ़ा रहता है और वो अलग से कुछ नहीं होता, पुरानी जो कोशिका है उसका अवशेष होता है, कोशिका भित्ति का। कारा में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं? वर्धी प्रजनन जिसको कहा जाता है, कितने प्रकार के? कारा में अलैंगिक प्रजनन तो होता ही नहीं है, सिर्फ वर्धी और लैंगिक ही होते हैं। और वर्धी जो है वो एमाइलम स्टार और बुलबिल, एमॉर्फस बुलबिल तथा द्वितीयक प्रोटोनीमा जिसे सेकेंडरी प्रोटोनीमा भी कहते हैं, इनसे होता है। और ये ज्यादातर इनकी पुरानी नोड्स या जो सड़ी गली नोड हैं, क्योंकि कारा का जो थैलस होता है वो नोड और इंटरनोड में शाखित होता है, तो उस पर पाए जाते हैं। जी। इसी के साथ नैनेंड्रियम से क्या तात्पर्य रहता है? ये बहुत यूज होता है। जी हाँ, ये ऊडोगोनियम में पाए जाते हैं और इसमें नर तंतु होते हैं जो कुछ सामान्य होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। तो इन्हें बौने नर या वामन नर या ड्वार्फ मेल कहा जाता है। तो इसके लिए जो टेक्निकल शब्द है वो नैनेंड्रिया है। और ये एक विशेष प्रकार के स्पोर जिन्हें एंड्रोस्पोर कहा जाता है, उनके अंकुरण द्वारा बनते हैं। और एंड्रोस्पोर फिर से एक विशेष कोशिका में बनते हैं जिनको एंड्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। कारा का जो थैलस होता है उसको यदि छुए तो खुरदरा सा लगता है। जी हाँ। तो इसका कोई विशेष कारण है क्या? हाँ, इसका केवल एक ही कारण है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव या उसका डिपोजिशन हो जाता है। इसलिए छूने पर वो कुछ खुरदुरा सा लगता है, ककरीला सा लगता है। और इसीलिए कुछ लोग इसको स्टोन वर्ट भी कहते हैं कारा को, क्योंकि ये खुरदुरा होता है। एक्टोकार्पस में यूनिलोक्युलर तथा फिलीलोक्युलर स्पोरेंजिया बनते हैं। जी। तो इनमें कुछ अंतर होता है? जी हाँ, अंतर होता है इनमें। तो एक्टोकार्पस में एक ही थैलस में एक कोष्ठीय और बहुकोष्ठीय स्पोरेंजिया बनते हैं। और जो एक कोष्ठीय हैं उन्हें हम यूनिलोक्युलर और जो बहुकोष्ठीय हैं उनको हम प्लूरिलोक्युलर कहते हैं। और ये दोनों द्विगुणित यानी डिप्लॉइड थैलस पर बनते हैं। परंतु इनकी बनावट के साथ साथ इनका कार्य भी अलग अलग है। अच्छा। जो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया में बनने वाले बीजाणु हैं या स्पोर हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनते हैं और इस कारण वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी अगुणित होते हैं। जबकि प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में बनने वाले स्पोर डिप्लॉइड या द्विगुणित ही रहते हैं, क्योंकि इनमें मियोसिस नहीं होता। और ये अंकुरित होकर फिर से द्विगुणित या डिप्लॉइड थैलस का ही निर्माण करते हैं, यानी ये पीढ़ी में एकांतरण नहीं लाते, उसी चीज को दोबारा से फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं।
तो जबकि यूनिलॉक्यूलर जो स्पोरेंजिया हैं, इनमें बने हुए स्पोर हैप्लॉइड थैलस का निर्माण करते हैं। आइसोमॉर्फिक प्रकार के पीढ़ी एकांतरण यानी ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन से क्या तात्पर्य होता है? देखिए, जीवन चक्र को संपूर्ण करने हेतु अधिकांश पौधों में 2 पीढ़ियों की आवश्यकता होती है, एक हैप्लॉइड होती है और एक डिप्लॉइड होती है। जब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में मॉर्फोलॉजिकली यानी बाह्य रूप से हम कोई अंतर नहीं देखते हैं, तब हम उसको कहते हैं आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण या आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें दोनों पीढ़ियां एक जैसी यानी थैलस दोनों पीढ़ियों के एक जैसा दिखाई देते हैं जी। उन्हें देखकर केवल बता पाना कठिन होता है कि ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है, जब तक कि हम उनका कार्य न देखें आगे या उनके क्रोमोसोम्स की संख्या की गिनती न की जाए। तो इस एकांतरण को समरूपी या आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है और ये एक्टोकार्पस इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जी। रेड एल्गी का कोई ऐसा विशेष गुण है क्या जो उसे बाकी एल्गी से अलग करता है? जी हाँ, हमारे छात्रों को शायद ये पता ही होगा कि जब हम शैवाल या एल्गी का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक या जो माना जाने वाला तरीका है वो उनके वर्णकों या पिगमेंट्स पे आधारित है। तो रेड एल्गी में विशेष प्रकार के वर्णक या पिगमेंट तो होते ही हैं, जिसमें फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन है। और इसके साथ ही एक विशेष बात इस पूरे समूह में ये भी है कि यहाँ पर फ्लैजिला नहीं बनते। जीवन चक्र में किसी भी स्थिति में कोई भी स्पोर बने तो उसमें फ्लैजिला या पक्षमयी या कशाभिकाएं भी कहा जाता है इन्हें, ये नहीं होते। शैवालों के कुछ प्रमुख आर्थिक महत्व होंगे शायद? जी हाँ, है ना, तो बहुत सारे हैं, तो वो आप हमारे बहुत महत्व है, उनको थोड़ा संक्षेप में ही बताना होगा क्योंकि कोई भी चीज प्रकृति ने ऐसी नहीं बनाई है जिसका कुछ महत्व ना हो। सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही हैं। तो शैवालों के साथ भी यही बात है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो भोजन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, विशेष रूप से चीन और जापान जैसे देशों में। कुछ समुद्री शैवाल हैं जैसे पोरफायरा है, एलेरिया है, अल्वा है। इनमें आयोडीन, फोलिक एसिड, नियासिन, विटामिन ए, विटामिन सी ये काफी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद बर्मा और मलाया, इंडोनेशिया, इनमें भी कुछ समुद्री शैवाल भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिजार्टियाना स्पीशीज हैं, लेमिनेरिया की कुछ स्पीशीज हैं, अल्वा है और फ्रेश पानी में पाया जाने वाला क्लोरेला है। इसमें प्रोटीन्स की मात्रा काफी अधिक होती है, थोड़े लिपिड्स होते हैं और विटामिन ए, सी और के पाया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा परोक्ष रूप से हम देखें तो डायटम्स भी हमारा जो फूड की श्रृंखला होती है, भोजन की जो चेन बनती है, उसमें भी काम करते हैं क्योंकि मछली इनको खाती है और फिर मछली का इस्तेमाल मनुष्य करता है। अच्छा, तो ये इनडायरेक्टली भी यूज होते हैं। फिर कुछ फॉडर या चारे के रूप में होते हैं जैसे लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, ये समुद्र से मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई उपयोग हैं। फर्टिलाइजर्स या उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और भूमि को अधिक उर्वरक बनाने में, क्योंकि खनिज लवण इनके अंदर काफी पाए जाते हैं जैसे कॉपर है, आयोडीन, सल्फर, मैंगनीज, कैल्शियम और मैग्नीशियम इत्यादि। और नील हरित के विषय पे तो अभी डॉक्टर तिनगुरिया ने आपको बताया ही था, तो उसको दोबारा दोहराने से कोई लाभ नहीं है। तो क्योंकि नील हरित को हम एल्गी के अंतर्गत भी कभी कभी उनका समावेश करके पढ़ते हैं। भी मानते हैं और एल्गी में भी। जी हाँ, तो उर्वरकता में उनका भी बहुत बड़ी भूमिका है और जल शुद्धिकरण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही सीवेज डिस्पोजल या वाहित मल निवारण में। शोध के लिए भी कुछ ऐसे एल्गा हैं जिनको बहुत अच्छा समझा गया है और बहुत काम हुआ है, जैसे एसिटेबुलेरिया है, क्लोरेला है। तो इनके ऊपर काफी शोध चला है कि यदि स्पेस में या अंतरिक्ष में इनका उपयोग किस तरह हो सकता है। और एसिटेबुलेरिया क्योंकि यूनिसेल्युलर है तो इसके ऊपर भी काफी काम हुआ है। औषधियों में भी है, सरगासम है, जेलिडियम है, नाइटेला है, क्लोरेला है और औद्योगिक क्षेत्र में एल्जिनिक एसिड है। ये लैमिनेरिया से, माइक्रोसिस्टिस से इनसे मिलता है क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे लवण हैं, कैल्शियम और एल्यूमिनियम और जिंक के साथ मिलके, जिन्हें एल्जिनेट कहते हैं। अच्छा। और डायटोमेशियस भूमि बन जाती है, डायटम्स का भी जिक्र हुआ था उनके द्वारा। तो वो इनर्ट होती है, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, इसलिए इंसुलेशन के बहुत काम आती है। साथ ही आजकल प्रसाधन में भी आप लोग सभी जानते होंगे कि इस्तेमाल बहुत होने लगा है नेचुरल प्रोडक्ट्स का। तो कॉस्मेटिक्स में, जी हाँ, तो क्रीम, शैम्पू, पॉलिश इन सब में इस्तेमाल होता है।
और स्पायरोगायरा से एक विशेष प्रकार का लेंस पेपर बनना शुरू हुआ है। लेंस पेपर? जी हाँ, जो चश्मे के लेंस या माइक्रोस्कोप के लेंस इन्हें साफ करने के लिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, महत्वपूर्ण, वो है आगर आगर, जिसको रिसर्च लैब में सभी लोग उससे परिचित हैं, क्योंकि उसका ये एक विशेषता होती है कि जब वो गर्म होता है तो वो पिघल जाता है और ठंडा होने पर जम जाता है। तो उसको शोध कार्यों के लिए लैब में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और हानिकारक भी थोड़ा बहुत, तो जो इतना फायदा पहुंचाता है वो कुछ नुकसान भी करता है। तो जल प्रदूषण इससे होता है। बहुत ज्यादा अगर शैवाल कहीं पर एकत्रित हो जाएं, और इसमें बरसात में कुछ खुले अगर कपड़े रह जाएं तो उस पर शैवाल आने लगती है कभी। जी हाँ, वो कभी कभी कवक की भी होती है और शैवाल की भी। और जीवों के लिए भी। डॉक्टर डॉली मल्होत्रा, हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अभी एक फोन कॉल है हमारे लिए। हेलो। हेलो। हाँ, नाम बताइए अपना। जी, मैं निशांत MBM का स्टूडेंट बोल रहा हूँ। हाँ, पूछिए। ये पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ। पीढ़ी एकांतरण के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। और पीढ़ी एकांतरण का मतलब यही होता है कि जब दो पीढ़ियां एक दूसरे से एकांतर करती हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड आती है, डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड आती है। तो ये जो बदलाव चलता रहता है, इसको पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं। जी, आप बहुत संक्षिप्त में, अब चूंकि हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, तो आप डीमेरिट्स बता रहे थे शैवालों के। जी हाँ, नुकसान में मैंने आपको यही बताया था कि जल का प्रदूषण है, कपड़ों के खराब हो जाता है, और ये जाल फैला लेता है पानी में, तो दूसरे जो पानी के जीव हैं उनको उससे हानि पहुंचती है। और कुछ परजीवी रूप में भी शैवाल पाए जाते हैं, जो चाय और कॉफी के पौधों पर, जैसे सिफेलेरोस नाम का एल्गा है, ये बीमारी कॉज करता है। अच्छा, तो ये इसके फायदे और नुकसान है। जी। वैसे तो डॉक्टर डॉली मल्होत्रा, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी पूछने के लिए, लेकिन अब चूंकि वक्त नहीं है हमारे पास, तो हम अपनी चर्चा को यहीं समेटते हैं। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम प्रोकैरियोट्स, एल्गी और फंजाई। यह कार्यक्रम वनस्पति विज्ञान विषय पर आधारित था। इसे BSc प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर RK तिनगुरिया और डॉक्टर डॉली मल्होत्रा। इनसे बात कर रही थीं अंजलि शर्मा। उद्घोषक थे डॉक्टर कौशल शर्मा। कार्यक्रम का संपादन और निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।